दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज एक बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के लिए स्पेशली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वालों के लिए रेनफेड एंड वाटर शेड मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 100% आपके पेपर पर आधारित है और इसमें मैंने पेपर का रिव्यू दिया है। मेरे पास जो पेपर है पिछले साल का उसको मैंने इस वीडियो में लाया है और 110% ये आपका सिलेबस का पेपर है और इसी से इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है जो प्रीवियस ईयर के पेपर होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं गारंटी करता हूँ कि इस बार बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर के किसी भी सेमेस्टर का, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल सकता है। और हाँ, आप मुझसे एज ए फ्रेंड जुड़ सकते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ भी जाकर क्लिक करके जुड़ना ना भूलिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। तो दोस्तों ये है प्रश्न, ठीक है, और यहाँ से 1 से लेकर के 60 तक इसमें प्रश्न है, जो कि आपके सिलेबस वाले आधारित प्रश्न है और आपके पेपर का प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग बारीकी से ध्यान से देखते जाइएगा और 100% ये आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपके लिए यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हवा चलने की दिशा कहलाती है। तो हवा चलने की जो दिशा होती है उसे लीवर्ड कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है, मुख्यतः फसल पद्धति प्रभावित होती है तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें जो है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ये सूटेबल है। और दोस्तों आगे है, सामान्य जलवायु की अपेक्षा अगर शुष्क जलवायु की अवस्था लंबे समय तक रहती है तो उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? सूखा उत्पन्न हो जाता है। जब शुष्क जलवायु लंबी समय तक रहे तो उसे सूखा का उत्पत्ति हो जाता है। और सूखा क्या है, अगला प्रश्न है, सूखा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, किसी विशेष क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, सूखे के लिए बेहतर प्रतिक्रिया है। तो सूखे के लिए जो बेहतर प्रतिक्रिया क्या है, वो विकास एड है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि आपके सिलेबस का प्रश्न है। और छठा प्रश्न है, सूखे की प्राथमिक आपदा कौन सी है? तो दोस्तों सूखा जब होता है तो प्राथमिक आपदा क्या होता है, जल की कमी हो जाती है, ठीक है। और आगे है, सूखे की स्थिति में खेती करने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? अस्थायी मृदा क्षरण उत्पन्न होता है, ठीक है। और अगला देखते हैं, सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? तो जो सूखा का प्राकृतिक कारण क्या है, व्हाट इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ ड्राउट? तो दोस्तों सूखा का जो प्राकृतिक कारण है वो वर्षा का विफलता होता है। अगर वर्षा होगा ही नहीं तो फिर पानी आएगा कहाँ से धरती पे, इसलिए सूखा उत्पन्न हो जाता है। और अगला प्रश्न है, ठूंठ पलवार का संबंध है। तो ठूंठ पलवार का संबंध किससे है? मृदा एवं जल हानि में कमी से, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, देर किए बिना झटझट से पौधे की ऊपरी सतह से किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रयोग करने से जल हानि कम होती है, यह कहलाता है। अगर आप किसी भी तरह का पलवार यूज करते हैं जिससे जल का जो वाष्पन होता है वो कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? वाष्पन रोधी कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला है, स्टोमेटा बंद करने वाले वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये इसको 100% पूछा जाता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। स्टोमेटा बंद करने वाले वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा है? तो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, AB है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो है वीडियो, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा और इधर हिंदी देखने को मिलेगा, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और अगला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नागपुर में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेनफेड का, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ऐसा कि जो भी छात्र इस वीडियो को देख लेंगे उनको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। और जब 1150 mm से अधिक वर्षा होती है तो यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है दोस्तों? बरानी खेती कहलाता है, ठीक है, रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। और दोस्तों देखते हैं अगला, शुष्क क्षेत्र की खेती में फसल अवधि होता है। तो दोस्तों जो शुष्क क्षेत्र की खेती होती है उसमें फसल अवधि क्या होता है? 200 दिनों से ज़्यादा की होती है, ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला है, जल संग्रहण शब्द किसने दिया? तो दोस्तों ये मायर्स नामक वैज्ञानिक जो था उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग टर्म का यूज़ किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। और आगे देखते हैं, फिल्म बनाने वाले वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध है। यहाँ पे वो फिल्म सिनेमा वाला फिल्म का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पतली परत का बात हो रहा है, ठीक है। फिल्म बनाने वाले वाष्पन रोधी
वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध है किससे है, तो मोबी लीफ से है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है इसमें। परिशुद्ध खेती को कहते हैं तो दोस्तों प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट फार्मिंग। ठीक है, परिशुद्ध खेती को सैटेलाइट खेती भी कहा जाता है। और अगला है परिशुद्ध खेती की अधिक महत्व वाली तकनीक कौन है, तो दोस्तों जो परिशुद्ध खेती का जो सबसे अधिक महत्व वाली तकनीक कौन सा है, जीपीएस है और सैटेलाइट नेविगेशन है। ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। और आगे देखते हैं, अगला है परिशुद्ध खेती है। तो दोस्तों परिशुद्ध खेती क्या है, तो परिशुद्ध खेती उपयुक्त सभी है और उपयुक्त सभी में क्या है आपको ये ध्यान देना होगा। ठीक है, ऑप्शन पे नहीं जाना है। परिशुद्ध खेती क्या है, एक खेती प्रबंधन प्रणाली है, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें, और तकनीकी के द्वारा सूचना का उपयोग होता है इसमें परिशुद्ध खेती में। और परिशुद्ध कृषि प्रसिद्ध है, तो दोस्तों परिशुद्ध कृषि कहाँ प्रसिद्ध है, ये ए और बी दोनों में, यानी दोस्तों विकासशील देशों में और विकसित देशों दोनों में। और खाद्य के प्रबंधन में सुधार और अन्य इनपुट खाली स्थान का हिस्सा है। तो दोस्तों ये जो है खाली स्थान में यहाँ पे आर्थिक, फसल विज्ञान और पर्यावरणीय सुरक्षा तीनों को भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और लेकिन अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली स्थान वर्गीकरण के स्पेक्ट्रल विभिन्नताओं का प्रयोग करती है, तो खाली स्थान में यहाँ पे भरा जाएगा। कंप्यूटर आधारित तकनीकी या वर्गीकरण की स्पेक्ट्रल विभिन्नताओं का प्रयोग करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खेती करने के तरीकों का सबसे करीबी है, तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी हैं। अब देखिए इसमें क्या है, फसल उपज, कटाई और फसल की आवश्यकता खेती करने के तरीकों का सबसे करीबी है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, बहुत करीबी हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं मृदा का नक्शा सूचना देता है। तो दोस्तों मृदा का जो नक्शा होता है वो क्या सूचना देता है, मृदा पीएच के बारे में सूचना देता है, मृदा पदार्थ के बारे में सूचना देता है और मृदा कण आकार के बारे में सूचना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोयल पीएच, सोयल मैटर एंड सोयल टेक्सचर सभी के बारे में क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है मृदा का नक्शा, यानी सोयल का जो मैप होता है वो, इसलिए यहाँ पे आप तीनों को याद कर लीजिएगा। और फसल अनुकूलन है, तो दोस्तों फसल अनुकूलन क्या है, संरचनात्मक, दैहिक और व्यवहार अनुकूलन, ये तीनों होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगला है पौधे में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है। तो दोस्तों जो पौधे में पानी की कमी का सीधा प्रभाव क्या होता है, शरीर क्रियात्मक और रूपात्मक दोनों होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए और बी। तो आपको ए और बी पे नहीं ध्यान देना है, आपको उत्तर पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके पेपर में इस प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्रीकल्चर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही साथ आप मुझसे फेसबुक पर एज ए फ्रेंड जुड़ सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एमिनो एसिड नमी दबाव का अच्छा संकेतक है। तो दोस्तों ये प्रोलीन जो होता है ये नमी दबाव का अच्छा संकेतक होता है। और फसल पौधों के विकास प्रतिक्रिया का मुख्य पर्यावरणीय कारक के बीच संबंध को कहते हैं, तो फसल अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी प्रश्न को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये प्रश्न एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ही, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। फसल पौधों की विकास प्रतिक्रिया का मुख्य पर्यावरणीय कारक के बीच संबंध को कहते हैं, तो इसको फसल अनुकूलन या क्रॉप एडेप्शन कहा जाता है। ठीक, एडेप्टेशन कहा जाता है। और अगला है परिशुद्ध खेती को इस रूप में भी जानते हैं, तो परिशुद्ध खेती को और किस रूप में जानते हैं, तो विशिष्ट प्रबंधन स्थल के रूप में जानते हैं। और आगे देखते हैं, प्राकृतिक कृषि खाली स्थान का उत्तम उदाहरण है। तो जो प्राकृतिक कृषि है वो टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो का और इस सीरीज का आधा भाग खत्म होता है, और इसके आगे आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर संभव हो तो आप लोग पेपर पर नोट कर लीजिए पेन से, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और 30 नंबर में जो प्रश्न है वो भी मैंने आपको बता दिया। और 31 नंबर प्रश्न है, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में भारत में शुष्क खेती की सामान्य पद्धति अपनाई जाती है। तो दोस्तों कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो अंतःसेचन की। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग की जो सिस्टम है उसको अपनाया जाता है। और अगला है शुष्क कृषि क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो दोस्तों शुष्क कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो होता है वो 750 से 1150 mm तक होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, फसल उत्पादन तथा खेत में प्रयोग किए गए कुल पानी के मात्रा के अनुपात को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको जल उपयोग दक्षता यानी वाटर यूज इफिशिएंसी कहा जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% ये प्रश्न पूछा जा सकता है कल या जब आपका पेपर हो। और आगे देखते हैं, मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं, तो मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को अंतःस्यंदन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI प्रश्न है। और यहाँ पे जो अगला प्रश्न है इसको 110% गारंटी करता हूँ कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न क्या है, इक्री सेट स्थापित हुआ,
तो दोस्तों इक्रिसेट कब स्थापित हुआ? ये सन 1972 में स्थापित हुआ और ये कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और जल समेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल समेट तकनीकी का प्रयोग यानी वाटर सेट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन, तो कहाँ पे? रैनफेड एरियाज में यानी बरानी क्षेत्रों में किया जाता है। और आगे है इन सीटू जल संग्रहण कहलाता है। तो इन सीटू जल संग्रहण क्या कहलाता है? अपवाह खेती, ठीक है, अफवाह नहीं, यहाँ पे अपवाह खेती, जिसको इंग्लिश में रन ऑफ फार्मिंग कहा जा सकता है। और कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है। तो दोस्तों कितना होता है? ये 6% होता है, ठीक है। द कंटूर बॉन्डिंग इज सुटेबल अप टू स्लोप ऑफ, तो यहाँ पे 6% होता है। और आगे देखिएगा, शून्य जुताई पद्धति में भूमि की ऊपरी परत होती है। तो दोस्तों जो जीरो टिलेज होता है उसमें क्या होता है? ऊपरी जो परत होता है वो अधिक स्थूल घनत्व वाली होता है। और आगे देखते हैं, ईटी दर को निर्धारित करने वाले सबसे मुख्य कारक है। तो दोस्तों सबसे मुख्य कारण क्या होता है इसका? ईटी दर को निर्धारित करने वाला, तो ये होता है जलवायु की दशा, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन। और आगे है क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए क्षरण नियंत्रण पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल मेजर ऑफ इरोजन कंट्रोल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है और नीचे है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, लेकिन आपको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ना है कि आखिर ऑप्शन में लिखा क्या है। तो देखिए कंटूर मेहरबंदी भी इसका एक उत्तम विधि है, यांत्रिक विधि है जो कि मृदा क्षरण को रोकता है। कंटूर मेहरबंदी, सब स्वेलिंग और बेसिन लिस्टिंग, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? ये क्षरण नियंत्रण के आंतरिक विधियाँ हैं। और आगे है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ है? हैदराबाद में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, ठीक है। और इसका स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। और पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है? तो इसका देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में क्या है? उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव में क्या लिखा हुआ है? तो कंटूर पट्टीदार खेती, बफर पट्टीदार खेती और वायु पट्टीदार खेती, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के पपड़ी से कम होता है, क्या होता है दोस्तों? इससे क्या कम होता है? अंतःस्यंदन कम होता है, यानी दोस्तों जो पानी होता है मृदा में वो नीचे तक नहीं जा पाता। तो क्या होता है? सोयल जो क्रस्टिंग होता है उससे इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें WUE अधिक होता है? तो दोस्तों ये जो रागी का फसल होता है, फिंगर मिलेट, इसमें क्या होता है? WUE अधिक होता है। और अगला है, न्यूनतम भू परिष्करण की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इसका यानी जो न्यूनतम भू परिष्करण की अवधारणा की शुरुआत कहाँ से हुआ था? USA यानी अमेरिका से हुआ था। और अगला है 47 नंबर प्रश्न, प्रकृति या सामान्य क्षरण कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? भूगर्भीय क्षरण कहा जाता है, या जियोग्राफिकल इरोजन इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। और अगला है, भारत में प्रथम ड्राईलैंड रिसर्च सेंटर की स्थापना सन 1923 ईस्वी में हुई थी, जो कहाँ था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे 2 प्रश्न आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे आपको उत्तर देना होगा 1923। और पूछा जाए कहाँ पे, तो मंजीरी में हुआ था। और अगला प्रश्न देखते हैं, हवा की गति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हवा की गति को मापने में एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला है जल समेट है। तो दोस्तों जल समेट क्या है? एक जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है। दोस्तों ये प्रश्न 110% गारंटी के साथ पूछा जाता है हर बार, ये ड्राईलैंड एंड वाटर सेट मैनेजमेंट के पेपर में। तो अगला देखते हैं, फसल बुआई वाले क्षेत्रों में लाइसी मीटर से किसकी मात्रा मापते हैं? तो दोस्तों इससे वास्तविक ईटी को मापा जाता है, किससे? तो लाइसीमीटर से। और आगे है, संचयी पैन वाष्पीकरण के द्वारा 0.5 अनुपात एवं 5 सेंटीमीटर गहराई में सिंचाई आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, FIRB पद्धति से गेहूं की बुआई की जाती है, तो किस पे की जाती है? रेज्ड बेड पर, ठीक है। और अगला देखते हैं, गली फसल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों गली फसल यानी एलर क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो हेज रो इंटरक्रॉपिंग यानी हेज रो अंतःसस्यन। और आगे है, उदग्र पलवार एक है। तो दोस्तों उदग्र पलवार एक क्या है? ये वनस्पतिक पलवार है या वेजिटेटिव मल्च है। दोस्तों ये जो वीडियो का सीरीज़ था यहीं समाप्त होता है, लेकिन लगातार आपको सभी जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उसका वीडियो इस चैनल पे डाला हुआ है ऑलरेडी और डाले जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।